नमस्कार, यह है क्राइम स्टोरीज इन हिंदी। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विराट शर्मा और हमारे YouTube चैनल क्राइम अनलिमिटेड में आपका स्वागत है, जहां मैं भारत और दुनिया में घटित होने वाली क्राइम की कहानियां बताता हूं। तारीख थी 22 अगस्त 2016। शाम होते होते पूरे फिरोजाबाद शहर में एक सनसनीखेज खबर फैल चुकी थी। शहर के सबसे बड़े कारोबारी के इकलौते बेटे के लापता होने की खबर। पूरा परिवार और प्रशासन उसे ढूंढने में जुटा हुआ था, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच परिवार के मोबाइल पर एक संदेश आता है। संदेश पढ़कर सभी स्तब्ध रह जाते हैं। लड़के का अपहरण हो चुका था। अपहरणकर्ताओं ने 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोने की मांग की थी। मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर कुछ ऐसा होता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। इस घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान भी परिवार के लिए हैरानी भरी होती है। आखिर क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई? इस अपहरण के पीछे कौन है और क्यों? इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मामले से जुड़ी सभी बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पूरी घटना का कारण और भी भयावह था। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप इस कहानी की गहराई को समझ सकें। अब इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। चूड़ियों के लिए मशहूर ये शहर सुहाग की नगरी कहलाता है। यहीं अतुल मित्तल नाम के एक प्रतिष्ठित कारोबारी रहते हैं, जो न केवल चूड़ियों के बड़े व्यापारी हैं, बल्कि रियल एस्टेट में भी बड़ी पूंजी लगा चुके हैं। उनका एक बेटा था, आदित्य मित्तल, जिसने प्रारंभिक शिक्षा के बाद बेंगलुरु स्थित क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की और 2014 में वापस फिरोजाबाद लौट आया। यहां उसने अपने पिता की कंपनी ओम ग्लासेस में काम संभालना शुरू किया। तारीख थी 22 अगस्त 2016। आदित्य मित्तल अपने रोजाना के रूटीन की तरह सुबह करीब 8:30 बजे जिम जाने के लिए घर से निकला। वो अक्सर टुंडला थाना क्षेत्र में स्थित ऑर्किड ग्रीन जिम में जाता था और वहां से सीधे ऑफिस चला जाता था। लेकिन उस दिन आदित्य समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा। ऑफिस से कॉल करने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। पहले तो सभी ने सोचा कि शायद वह अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, लेकिन जब दोस्तों से भी कोई खबर नहीं मिली तो चिंता बढ़ने लगी। समय बीतता गया और आदित्य की तलाश में तेजी आ गई। जब घंटों बीतने पर भी आदित्य का कुछ पता नहीं चला तो उसके परिजन प्रशासन के पास जाकर उसकी खोजबीन की अपील करने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी अचानक आदित्य के चाचा के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि आदित्य का अपहरण हो चुका है और किसी को इसके बारे में न बताया जाए। सभी के होश उड़ गए। आदित्य के बेहद करीबी दोस्त रोहन सिंघल को जब यह खबर मिली तो वो तुरंत आदित्य के घर आया और परिजनों को बताया कि आदित्य की कार नगला बीच इलाके में मिली है। इस सूचना के आधार पर आदित्य की कार बरामद कर ली गई। हालांकि अपहरणकर्ताओं ने अभी तक अपनी मांगों के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिससे परिजन बेचैनी में थे और अगले मैसेज का इंतजार कर रहे थे। काफी देर इंतजार के बाद आखिर रात को फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला कहता है कि अगर आदित्य को जिंदा देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करें। आमतौर पर अपहरण के मामलों में 10 से 20 लाख की फिरौती मांगी जाती है, लेकिन यहां तो पूरे 10 करोड़ रुपए की मांग थी। अब क्या आदित्य का परिवार इतनी भारी रकम का इंतजाम कर पाएगा? अपहरणकर्ता कौन है और उनकी मंशा क्या है? आइए सिलसिलेवार इस मामले की हर कड़ी को जानें। आदित्य का परिवार इतनी बड़ी रकम का इंतजाम जल्द नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर अपहरणकर्ता लगातार उन्हें चेतावनी दे रहा था कि अगर वे पुलिस के पास गए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी डर से परिवार पुलिस से संपर्क नहीं कर पा रहा था। हर बार परिवार ने फिरौती की रकम कम करने की कोशिश की और अपहरणकर्ता से विनती की, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए में से 1 रुपए भी कम करने को तैयार नहीं था। परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना नामुमकिन था, लेकिन अपहरणकर्ता अपनी मांग पर अड़ा रहा। आखिरकार आदित्य के परिवार ने पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। वे तुरंत टुंडला थाने पहुंचे और आदित्य के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस की कई टीमें तुरंत सक्रिय हो गई और आदित्य की खोज शुरू कर दी। रोहन सहित आदित्य के सभी दोस्तों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ, परंतु किसी के पास आदित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 22 अगस्त का पूरा दिन और रात इसी तनाव में गुजर गए, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं मिला। 23 अगस्त 2016 को अपहरणकर्ता फिर से आदित्य के चाचा से संपर्क करता है और इस बार अपनी मांग बदल देता है। पहले उसने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन अब वो 30 किलो सोने की मांग करता है।
इस नई मांग की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सोने की मांग से ये संकेत मिलता है कि शायद इस अपहरण में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है। पुलिस अब मामले की जांच में नए एंगल जोड़ते हुए काम करती है, लेकिन अभी भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आता। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर परिवार भी हर संभव प्रयास कर रहा था। इसी दौरान आदित्य की मां को एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। अपहरण से एक रात पहले 21 अगस्त की रात को आदित्य का दोस्त रोहन घर आया था। दोनों के बीच काफी आत्मीय बातचीत हुई थी और उस बातचीत में रोहन ने आदित्य से जिम जाने की बात भी की थी। ये याद आते ही परिवार वाले रोहन से एक बार फिर संपर्क करते हैं और उस बातचीत के बारे में सवाल करते हैं। रोहन इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दे पाता और तुरंत फोन काट देता है। उसकी इस हरकत से परिवार को शक होने लगता है। जब परिवार दोबारा फोन करता है तो इस बार भी रोहन ठीक से बात नहीं करता। इसके बाद परिवार रोहन के भाई पवन से संपर्क करता है, लेकिन वो भी फोन काट देता है। अब संदेह का दायरा रोहन और उसके भाइयों की ओर मुड़ता है। अपहरण के 2 दिन बाद आदित्य के परिजनों ने टुंडला थाने में रोहन, उसके भाई पवन सिंघल और उनके एक अन्य दोस्त अर्जुन पर अपहरण और हत्या का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू कर दी। 25 अगस्त 2016 की शाम को शिकोहाबाद थाने के भूरा क्षेत्र में बुद्ध नहर के पास झाड़ियों में एक शव मिलने की खबर मिलती है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और शव को बाहर निकालती है। चूंकि आदित्य के अपहरण की सूचना आसपास के जिलों में पहले ही दी जा चुकी थी और उसकी तस्वीर भी मीडिया में प्रसारित हो चुकी थी, इसलिए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये शव शायद आदित्य का हो सकता है। परिजनों को शव की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर परिवार अस्पताल पहुंचा और उन्होंने पहचान की कि ये शव आदित्य का ही है। मित्तल परिवार की एकमात्र उम्मीद हमेशा के लिए टूट चुकी थी और उन पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। अब तक ये मामला मीडिया में भी सुर्खियां बटोर चुका था और पूरे शहर में प्रशासन पर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बन गया था। पुलिस ने अपनी जांच में तेजी ला दी और उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर परिवार को शक था। पहले तो रोहन ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन पुलिस के कड़े सवालों के आगे उसकी हिम्मत टूट गई और वो एक दिल दहला देने वाला सच उगल देता है। ये सच दोस्ती के बंधन को तोड़ने वाला था। रोहन सिंघल भी इसी शहर के एक बड़े कारोबारी का बेटा था। उसके पिता जनमन गेट पर एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए रोहन ने भी आदित्य की तरह रियल एस्टेट में उतरने का फैसला किया और एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया। उसने फिरोजाबाद के जालसे रोड पर कर्मयोगी नाम से एक आवासीय कॉलोनी भी बनाई। हालांकि रियल एस्टेट के इस कारोबार में उसे भारी नुकसान हुआ। प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए उसने भी लोन लिया था, जो अब लौटाना मुश्किल हो गया था। अमरोहा में उसे अपने निवेश का पैसा लौटाने का दबाव भी बढ़ने लगा। इस संकट से उबरने के लिए उसने अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पैसा जुटाने की कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। इसी दौरान उनके दिमाग में एक शैतानी विचार आया, अपहरण करके फिरौती वसूलने का। इसके बाद रोहन ने अपने पुराने दोस्त आदित्य मित्तल को किडनैप करने का खतरनाक प्लान बनाया। दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी और एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। इस वजह से रोहन को आदित्य के परिवार की संपत्ति और स्थिति का अच्छे से अंदाजा था। उसे पता था कि आदित्य अतुल मित्तल का इकलौता बेटा है। रोहन ने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया कि यदि वे आदित्य का अपहरण कर लें तो मित्तल परिवार अपने बेटे को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी रकम देने को तैयार होगा। इसी पैसे से वे अपना सारा कर्ज चुका सकते हैं। इसके बाद रोहन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए अपनी योजना पर काम शुरू करता है। 21 अगस्त 2016 की रात योजना के तहत वो आदित्य के घर जाता है और फिर अगले दिन उसे अपने साथ ले जाने का प्लान बनाता है। जब 22 अगस्त की सुबह आदित्य जिम जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में रोहन उससे संपर्क करता है। आज जिम जाने की बजाय मेरे साथ चलो, हम फार्म हाउस पर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। चूंकि रोहन भी एक बड़े व्यापारी का बेटा था और उसके पास फार्म हाउस के साथ लाइसेंस शुदा हथियार भी थे। शूटिंग की बात सुनकर आदित्य तुरंत राजी हो गया और दोनों जलेश्वर रोड स्थित फार्म हाउस की ओर निकल पड़े। रास्ते में रोहन अचानक रास्ता बदलता है और आदित्य को दूसरी दिशा में चलने के लिए कहता है, ये कहकर कि मेरा एक प्रोजेक्ट इसी तरफ है, उसे देखते हुए हम फार्म हाउस चलेंगे। आदित्य उसकी बात मानकर गाड़ी मोड़ लेता है। जब वे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं तो रोहन के भाई और अन्य साथी वहां पहले से तैयार होते हैं। वे तुरंत आदित्य को काबू में कर लेते हैं। इसके बाद उसे बेहोश करने के लिए पहले से तैयार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जाता है। इससे आदित्य चुप हो जाता है।
इसके बाद रोहन एक फर्जी सिम कार्ड से आदित्य के चाचा को फोन करके उसके अपहरण की खबर देता है। आवाज बदलने के लिए रोहन वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करता है, जिससे आदित्य के चाचा उसकी आवाज पहचान नहीं पाते। अपनी साजिश को और गहरा करने के लिए रोहन आदित्य के घर जाता है और अपहरण की खबर सुनकर दुखी होने का नाटक करता है। आदित्य के घर वालों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रोहन लगातार कॉल करता रहता है, ताकि वो उनके हर कदम का अंदाजा लगाकर आगे की योजना बना सके। पूछताछ में रोहन आगे बताता है कि शुरुआत में उसकी योजना ठीक चल रही थी, लेकिन जब आदित्य के परिवार ने पुलिस को सूचना दी और मामला मीडिया में आ गया तो उसका डर बढ़ गया। आदित्य की तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसमें वो रोहन के साथ था। पुलिस की बढ़ती सक्रियता से रोहन को अंदेशा हुआ कि अब उसकी पोल खुल सकती है। रोहन ने आदित्य को डराने के लिए उसे बार बार कई इंजेक्शन दिए, लेकिन बार बार इंजेक्शन देने से दवाओं का ओवरडोज हो गया, जिससे आदित्य की मौत हो गई। मौत को एक अलग दिशा देने के लिए रोहन और उसके साथियों ने आदित्य का गला भी घोंट दिया, ताकि जांच का रुख भटकाया जा सके। आदित्य की मौत के बाद वे उसका शव लेकर पास की नहर में फेंकने गए, लेकिन डर के मारे उसे सही से ठिकाने नहीं लगा पाए और शव नहर से निकलकर पास की बबूल की झाड़ी में अटक गया। जल्द ही पुलिस को भी इस बारे में खबर मिल गई। आदित्य की हत्या के बावजूद रोहन और उसके साथी उसके परिवार को फिर से फोन कर फिरौती की मांग करते हैं। इसके बाद वे मामले को और भटकाने के लिए सोने की मांग करते हैं। जब पुलिस ने इस मांग के बारे में पूछताछ की तो रोहन ने बताया कि उसने जानबूझकर सोने की मांग की थी, ताकि पुलिस को लगे कि अपहरण में कोई विदेशी गिरोह शामिल है। रोहन के इस दिल दहला देने वाले बयान के बाद पुलिस ने तुरंत रोहन और उसके नौकर पवन लाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने उस जगह पर भी छापा मारा जहां आदित्य को बंदी बनाकर रखा गया था। वहां से पुलिस ने आदित्य को बांधने में इस्तेमाल की गई जंजीर और रस्सी भी जब्त कर ली। इसके अलावा बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन और अन्य सामान भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। रोहन और पवन की गिरफ्तारी के बाद रोहन ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसके भाई पवन सिंघल ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पवन सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि रोहन और पवन सिंघल की मां अनीता सिंघल को भी इस साजिश के बारे में पता था, लेकिन उसने अपने बेटों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए पुलिस ने अनीता सिंघल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस तरह पुलिस ने इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शामिल थे आदित्य का दोस्त रोहन सिंघल, राजमिस्त्री हसराम गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश, रोहन का भाई पवन सिंघल, रोहन का दोस्त अर्जुन और रोहन की मां अनीता सिंघल। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ठोस सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। आखिरकार पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अप्रैल 2021 में अदालत ने रोहन सिंघल, पवन सिंघल, रोशनलाल और गोपाल को आदित्य मित्तल के अपहरण और हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं रोहन के दोस्त अर्जुन और उसकी मां अनीता देवी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इन दोषियों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फिलहाल सभी अपराधी जेल की हवा का रहे हैं और आदित्य का परिवार अपने दोस्तों पर किए गए भरोसे की भारी कीमत चुका रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।